तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है मोस्टली एग्जाम्स में, कोई भी आप पेपर फाइट करते हो बेटा तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पेपर में पूछा जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का मीनिंग को समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रीडिंग बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन वर्ड, राइट। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, एक्चुअली ये जो वर्ड होता है ये एक वर्ड से बनता है जिसका जो वर्ड है आपका कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND, राइट। तो कॉम्प्रीहेंड से आपका कॉम्प्रीहेंशन बनता है और कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है बेसिकली टू अंडरस्टैंड। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू अंडरस्टैंड, समझना। तो ये वर्ड अपने आप में ही आपको बता रहा है कि अगर आपकी यहाँ पे रीडिंग के साथ साथ आपको दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू एनहेंस योर रीडिंग स्किल्स ओवर हियर, along with that you have to comprehend that particular text also, right। मतलब जब कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको कॉम्प्रीहेंड भी करना आना चाहिए, राइट। PREHEND बेसिकली कॉम्प्रीहेंड, राइट। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, समझने की शक्ति है आपकी ये। और देखो ये कोई भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को टीचर नहीं आपका बढ़ाएगा, ये खुद से बिल्ड होता है। और कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी कैसे बढ़ती है? जब आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ रीड करोगे, राइट। थ्रू रीडिंग ही एक मेथड है, माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा सकते हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। जैसे आप वीकली डिवाइड कर सकते हो कि किसी दिन इकोनॉमिकल न्यूज पढ़ ली, किसी दिन आपने पॉलिटिकल न्यूज पढ़ ली, किसी दिन आपने रिलीजियस न्यूज पढ़ ली, एक दिन आपने स्पोर्ट्स कोई न्यूज पढ़ ली, है ना, एडिटोरियल पेज पे जैसे आती है। तो रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंड से ही कॉम्प्रिहेंशन बनता है, जिसका मतलब लिटरल होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, राइट। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रीजनिंग भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकेला सिर्फ इंग्लिश का रोल नहीं होता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीजनिंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। तो वही मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन टाइप्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कौन कौन से टाइप्स के सवाल पूछता है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं कि पहले पैसेज को रीड करिए, राइट। कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं कि पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि करें तो करें क्या, क्या पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए हमें या पहले पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक दुविधा रहती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कई ऐसे सवाल होते हैं, जैसे मान लो सपोज आपको एक 6 क्वेश्चन का एक पैसेज आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जो पेपर सेटर होता है उसमें क्या होता है कि रेशियो रखता है, और 2 से 3 ऐसे सवाल होते हैं बेटा जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर दे सकते हो। रेशो होती है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कीवर्ड्स के माध्यम से जो जिन प्रश्नों के अंतर आप उत्तर जो है डायरेक्ट प्रश्न पढ़ के आप उत्तर दे सकते हो, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो आपको कीवर्ड्स वाला मेथड लगाना पड़ेगा, जो मैं अभी पहले फर्स्ट पैसेज में आपको सिखाऊंगा। आज के इस पैसेज हमने 2 पैसेज भी सॉल्व करने हैं, अभी तो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ इसके, राइट। तो वहां पे तो हमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स है, उसके थ्रू हमें डायरेक्ट वो लाइंस पढ़नी है और आंसर को दे देना है, राइट। लेकिन जैसे ये पहला सवाल है टाइटल वाला, तो क्या टाइटल वाला क्वेश्चन आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं सर, टाइटल तो हम तभी बता पाएंगे जब मैं पूरा पैराग्राफ को पढ़ूंगा। तो ये क्वेश्चन बेटा यही होता है, 2 से 3 क्वेश्चन की ऐसी रेशो होती है जिसके लिए आपको कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के नहीं दे सकते, राइट। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। विथ ट्रू कौन सी है? अब वो क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ के दे सकता ना उसका उत्तर। ट्रू फॉल्स वाले आप उत्तर नहीं दे सकते डायरेक्ट। टाइटल वाले क्वेश्चन कभी भी आप, टाइटल वाले क्वेश्चन के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। फिर जो टोन वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, टोन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी आप जो है पैसेज को पढ़ के बिना नहीं दे सकते उत्तर, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, जो थर्ड टाइप के सवाल है वोकैबुलरी वाले, वोकैब वाला क्वेश्चंस आप डायरेक्ट दे सकते हो। वोकैबुलरी वाला क्वेश्चंस जो है आप डायरेक्ट, क्योंकि पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स बोल्ड किए होते हैं, तो उस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है वो भी आपको देखना होता है, साथ में उस लाइन के अंदर वो वर्ड क्या मतलब दे रहा है, अकॉर्डिंगली आप वोकैब का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसको उत्तर दे सकते हो, राइट। तो टाइटल वाले क्वेश्चंस को पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा,
पैसेज को पढ़ के ही दोगे, टोन वे वाले क्वेश्चंस को पैसेज को पढ़ के ही दोगे, ठीक है। उसके बाद अजम्पशन बेस्ड, ये बताया मैंने आपको रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस बेटा, थोड़ा अगर आप बैंकिंग के मेंस में जाओगे तो वहां पे थोड़ा अजम्पशन वाले, कंक्लूजन, ये 3 टाइप्स के जो सवाल है ये थोड़ा सा आपके हाई लेवल में पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए भी आपको पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, राइट। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, उसके लिए भी पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। कंक्लूजन कैसे निकलता है, इन्फ्रेंस कैसे निकलता है, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इन्फ्रेंस आपका इनडायरेक्ट वे में गिवन होता है पैराग्राफ में, कंक्लूजन डायरेक्टली निकल जाता है। तो अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, अज्यूम करना, मान के चलना, राइट। तो कंक्लूजन वाले, अजम्पशन वाले ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि कंक्लूजन कैसे निकलता है। जैसे मैं बोलता हूं रीटा आस्क्ड हर सर्वेंट, मैंने एक एग्जांपल बोला, रीटा आस्क्ड her servant to bring vegetables from the market, from the market, सॉरी, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये एक स्टेटमेंट दे दिया आपको कि रीटा ने अपने नौकर से कहा कि जाओ मार्केट से, बाजार से सब्जियां ले आओ। अब इसके लिए आपको ना यहाँ पे नीचे 4 कंक्लूजन देगा, ए बी सी डी, ऐसे 4 कंक्लूजन दे देगा, ठीक है। दैट द सर्वेंट माइट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, माइट लगा के दे देगा। दूसरे में बोलेगा द सर्वेंट माइट नॉट ब्रिंग, माइट नॉट लगा के दे देगा, मॉडल का यूज करेगा। फिर तीसरे में बोलेगा द सर्वेंट विल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, विल लगा के दे देगा। और लास्ट में बोलेगा नन। फिर आपको यहाँ पे इन 3 में से, इन चारों ऑप्शन में से एक कंक्लूजन पे मार्क करके आना पड़ेगा। ये देखो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे पैसेज भी आते हैं फिर, है ना। कंक्लूजन वाले पैसेज कैसे निकलता है कंक्लूजन। अब रीटा ने सर्वेंट रखा है, मान लो आपने किसी नौकर को हायर किया, आपने सर्वेंट रखा है और आपने उसको बोला कि जा भाई बाजार से सब्जियां ले आ, राइट। तो वो क्या करेगा, माइट मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि शायद वो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा वो नहीं जाएगा, शायद वो नहीं जाएगा, अच्छा ये भी नहीं हो सकता। आंसर होगा सी। अरे भाई कोई मालिक है, ऑनर है, वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देगा, तो सर्वेंट आगे से सॉरी, सर्वेंट आगे आगे से एक मिनट, सर्वेंट आगे से ये थोड़ी बोलेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, है ना। उसका काम है, उसको रखा ही घर के काम करने के लिए। तो राइट कंक्लूजन क्या बनेगा, इन्फ्रेंस क्या निकलेगा, द सर्वेंट विल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ये ऐसे निकालने होते हैं। इसके ऊपर भी आपको जो है ये थोड़ा हाई लेवल के पैराग्राफ्स रहते हैं, ट्रू फॉल्स वाले। फिर अच्छा ऐसे भी आते हैं जो स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको वीकन कर रही है ना। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको वाइल रीडिंग, सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना होता है, रीड द पैसेज केयरफुली, राइट। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बेटा, पढ़ने को तो जो एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ देगा। भाई टेक्स्ट है, मैं उसको बोलूँ चौथी पांचवी क्लास के बच्चे को कि बेटा इसको पढ़ के दिखाओ, तो वो भी रीड करके बता देगा। आपको सिर्फ रीड ही नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट ऑल्सो, राइट। मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑल्सो। पढ़ना भी है, आपकी रीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, साथ में आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए कि बोल क्या रहा है, पैसेज किस दिशा में जा रहा है, ऑथर की टोन क्या चल रही है, क्या इसमें रेवरेंट टोन है, क्या इसमें इरेवरेंट टोन है, क्या इसमें जो है आपकी नॉस्टैल्जिक टोन है। बहुत सारी टोन्स होती हैं, ठीक है। रेवरेंट होता है कि पैसेज में रिस्पेक्ट दिखा रहा है, इरेवरेंट होता है कि पैसेज में डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है, नॉस्टैल्जिक होता है कि क्या ऑथर पुरानी बात को याद करके जो खुश हो रहा है। ये बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, ऑथर के जज्बात होते हैं जो पैसेज के थ्रू शो करता है, राइट। तो थर्ड बोल रहा है, थर्ड पॉइंट है ट्राई टू फाइंड आउट द जिस्ट ऑफ द पैसेज थ्रू स्किमिंग। ये जो वर्ड एंड में लिखा है बेटा स्किमिंग होता है, बेसिकली जब आपने ऊपर से उसको पूरा एक ओवरऑल पढ़ा और उसका जो है मेन थीम निकाल दिया। जिस्ट क्या होता है बेटा, थीम ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज। जब आप पैराग्राफ को पढ़ लेते हो तो आपको पता लगना चाहिए इसका थीम क्या निकल रहा है, इसका जिस्ट क्या है, पैराग्राफ का बोलना क्या चाह रहा है ऑथर, राइट। तो स्किमिंग करके होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अप्लाई। और मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका जो है सिर्फ इंग्लिश का रोल नहीं होता, रीजनिंग भी यहाँ पे चलती है। आपकी रीजनिंग लॉजिकल, यहाँ लॉजिकली आप क्या सोचते हो, रैशनल, यू हैव टू बी रैशनल ओवर हियर, ठीक है। तो रीजनिंग भी अप्लाई होते हैं। रीजनिंग में 3 पॉइंट हैं जो कि अजम्पशन है,
फिर आपका इन्फ्रेंस है, फिर आपका डिसीजन मेकिंग है। ये तीनों पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा कि कैसे। ये रीजनिंग में भी आपने सीखा होगा, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, डिसीजन मेकिंग, राइट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन टाइप्स, तो आपको बता दिया पहले। अब आ जाते हैं पैसेज के ऊपर। अब आपके सामने बेटा है कि यहाँ पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है और मुझे इसका हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब पहले हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ कीवर्ड्स भी हमें देखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये, पूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रुथ। तो पहला सवाल है इज नॉट द होल ट्रुथ। तो मतलब कौन सी पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा होल ट्रुथ नहीं है? तो एक कीवर्ड मिल गया हमें कि होल ट्रुथ से रिलेटेड कुछ पूछा है। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड सवाल बोल रहा है व्हाट डज द मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब होता है बेटा प्रोवर्ब, कहावत को बोलते हैं। मेंशन्ड इन द पैसेज टीचर्स, मतलब कोई मैक्सिम, कोई कहावत यूज करी गई होगी पैराग्राफ में, तो किसी मैक्सिम से रिलेटेड हमें हमसे सवाल कर रहा है। सेकंड हमें कीवर्ड मिल गया मैक्सिम का। थर्ड सवाल पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू, मतलब इंसान के अंदर जो स्पिरिट है वो उसको क्या करने को बोलती है। तो थर्ड हमें कीवर्ड मिल गया, कोई स्पिरिट से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पैराग्राफ के अंदर, राइट। ये है हमारा थर्ड कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चौथा सवाल हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, नहीं दे सकते, कोई कीवर्ड नहीं है, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पांचों भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा हल्का सा देख लेते हैं कि भाई इससे रिलेटेड ये कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है कि कोई कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पैसेज में नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट से वही ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सीक्स वर्ड का, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट। अच्छा सिमिलर नहीं पूछ रहा बेटा, ऑपोजिट पूछ रहा। ऑपोजिट होता उल्टा देना आपको, और सीक वर्ड का ऑपोजिट देना है। अब सीक का अगर लिटरल मीनिंग देखें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खोजना, किसी चीज की तलाश करना, सर्च करने को बोलते हैं सीक। सीकिंग मतलब सर्च होता है, ठीक है। जैसे सर्च वर्ड बोलते हैं, तो सीक का मतलब लिटरल सर्च होता है। अब अगर इसका ऑपोजिट देना है तो सर्च का वेनिश तो रिमूव करना होगा, अप्रोच करना, डिप्लोर सजेस्ट करना होगा। तो वैसे लिटरल मीनिंग के आधार पे अभी मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है, लेकिन लिटरल मीनिंग के आधार पे देखें तो इसका आंसर बन जाना चाहिए हमारा ए, अवॉइड जाएगा इसका आंसर। खोजने का उल्टा क्या होगा भाई? किसी चीज को नहीं खोजना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, छोड़ो यार, ठीक है। तो अवॉइड बन सकता है। उसके बाद एट्थ पे आ जाते हैं, फिर से वोकैबुलरी का क्वेश्चन है बेटा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉर्टिंग। एक वर्ड यूज कर रहा है एक्सॉर्टिंग। वैसे एक्सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी को स्ट्रांगली एनकरेज करना, किसी चीज को, किसी पर्सन को स्ट्रांगली एनकरेज जब हम करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेसिकली एक्सॉर्टिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको क्वेश्चन को लीव कर देते हैं फिलहाल। हम हमें कीवर्ड क्या मिले हैं? एक में पहले में हमें बोला है उसने कि होल ट्रुथ कौन सा नहीं है, होल ट्रुथ वाला कीवर्ड है। एक वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हो, ये होते हैं कीवर्ड, है ना। सेकंड में उसने मैक्सिम से रिलेटेड कुछ पूछा है, मैक्सिम से रिलेटेड कुछ पूछा है। एक में उसने कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ पूछा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना। और एक क्वेश्चन उसने ये बोला है स्पिरिट वाला, एक स्पिरिट वाला बोला है। ये तीन चार ना हमें कीवर्ड याद रखने हैं। अब ये होते हैं कीवर्ड, कि कुछ ऐसा हल्का हल्का आपने याद रख लिया, एक दो वर्ड कीवर्ड्स। अब आ जाते हैं हम पैसेज के ऊपर। पैसेज क्या हो रहा है? मैन हु इज बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड, man who is believed to have evolved from apes is a curious mixture of varied motives. He is not only the subject of needs but also their creator. He not only seeks to satisfy his needs but also caters. Cater का मतलब होता है बेटा fulfill करना. Caters to his desire for beauty and grace. He is eager to satisfy his passion for more and more knowledge. मतलब उसका पैशन है किसके लिए? more and more knowledge के लिए. आगे चलते हैं. Although पूरा ऑल दो इन अ जनरल वे, अगर जनरल वे में देखें, आमतौर पे हम देखें, द मैक्सिम आ गया, मैक्सिम सवाल है इसका। द मैक्सिम, ये मैक्सिम यूज कर रहा है पैसेज में। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, सुना होगा आपने, बड़ी कॉमन सी फ्रेज है। जनरल वे बोल रहा है द मैक्सिम नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इज ट्रू, बोल रहा आमतौर पे ये सच हो सकता है, लेकिन आगे बोल रहा इट इज बाय नो मीन्स द होल ट्रुथ, लेकिन ये सार्वभौमिक सच नहीं हो सकता, ये कंप्लीट सच नहीं हो सकता। तो सवाल नंबर पहले का आंसर मिल गया हमें। Which one of the following is not the whole truth according to the passage? तो कौन सी बोल रहा है नेसेसिटीज
इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बोल रहा है होल ट्रुथ नहीं हो सकती। ये बोल रहा है इन जनरल वे में नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सही हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, लेकिन इट इज बाय ऑल मीन्स नॉट, इज नॉट द होल ट्रुथ। साफ साफ पैसेज में लिखा बेटा, ऐसे पकड़ने होते हैं आंसर आपको, ठीक है। इट इज बाय नो मीन्स द होल ट्रुथ। आगे बोल रहा है man is something man is something much greater than an intelligent being using his intellect to the buddhi to make newer inventions from time to time. He has within him a spirit, ये यहां से भी क्वेश्चन आंसर निकलेगा। यहां देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है he has a he has within him a spirit, उसके अंदर एक स्पिरिट होती है which is ever exhorting यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए, कर नहीं रहा लेकिन पेपर में बोल्ड किया होता है, exhorting him to cut down his needs, ठीक है। उसके अंदर एक जो है स्पिरिट होती है, हर इंसान के अंदर बोल रहा है, इंसान के अंदर एक स्पिरिट होती है, विदिन होती है उसके, जो उसको ये हमेशा एग्जॉर्ट करती है, स्ट्रांगली एनकरेज करती है। यहाँ पे भी इस वर्ड का मतलब स्ट्रांगली एनकरेज बन रहा है, अर्ज करती है उस बंदे से कि तू भाई अपनी जरूरतों को कट डाउन कर। कट डाउन बेटा एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अपनी इच्छाओं को कम करना। एंड लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट ही हैज, ये एक ह्यूमन बींग्स की फितरत होती है कि हमारे पास जो चीजें नहीं होती हैं उसको लेके तो हम रोते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है उसको लेके हम कभी खुश नहीं होते। तो स्पिरिट इंसान को यही एग्जॉर्ट करती है, यही स्ट्रांगली एनकरेज करती है कि भाई जो तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको लेके ही बेटा खुश रहो। हमारे पास जो होता है ना उसको लेके हमें खुश रहना चाहिए, बल्कि ये हमारी फितरत होती है, इंक्लूडिंग मी। हमारी डिजायर्स कभी पूरी नहीं होती, तो इंसान के पास जो नहीं होता है ना उसको लेके वो रोता रहता है, लेकिन जो उसके पास होता है उसको लेके कभी खुश नहीं होता। तो वो स्पिरिट उसको यही बोलती है, राइट। तो बोला द रियल पर्पस अंडरलाइंग दिस मैगजीन लाइज इन इट्स यूटिलिटी इन द वर्ल्डली सेंस। आगे बोला इन द वर्ल्डली सेंस। इट टेल्स अस, ये स्पिरिट हमें ये बताती है कि कभी भी लाइफ में पैसिव नहीं होना है, कभी भी हमें अपना एटीट्यूड लाइफ में पैसिव नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट डज द मैगजीन मेंशन इन द पैसेज टीच अस। तो क्या टीच किया, अभी क्या टीच किया बेटा, अभी अभी क्या बोला मैंने कि हमें लाइफ में क्या नहीं होना है, पैसिव नहीं होना है। सो टू बी स्लेव ऑफ आवर नीड्स, हमें अपनी आवश्यकताओं के दास होना चाहिए, बिल्कुल गलत आंसर है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, गलत। टू एंडेवर कॉन्स्टेंटली टू क्रिएट न्यू पैशंस एंड डिजायर्स, बिल्कुल गलत, ये मैगजीन नहीं सिखाती है बेटा। उसने साफ साफ बोला है कि हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में पैसिव नहीं होना है। इसका मतलब पैसिव नहीं होना है तो हमें अपनी जिंदगी में क्या होना है बेटा, एक्टिव होना है, एक्टिव होना है, बनेगा सी। टू बी एक्टिव इन लाइफ, अरे पैसिव नहीं होना तो मतलब एक्टिव होने चाहिए हम, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं हम, तो पैसिव नहीं होने चाहिए हम टुवर्ड्स लाइफ। तो टू बी एक्टिव इन लाइफ एंड डू समथिंग टू हेल्प मैनकाइंड, हम एक्टिव होने चाहिए, अपने काम को एक्टिवली हमें परफॉर्म करना चाहिए और मैनकाइंड की हेल्प करनी चाहिए, ये बोल रहा है। फर्स्ट सवाल पे जाते हैं, व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू। स्पिरिट क्या बताती है, स्पिरिट ने क्या बताया है उसको कट डाउन करने के लिए। ही हैज विद इन हिम अ स्पिरिट व्हिच इज एवर एक्सॉर्टिंग हिम टू कट डाउन हिज नीड्स एंड लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट ही हैज। आंसर मिल गया बेटा, ठीक है। सवाल नंबर थर्ड, व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू। तो उसको ये बोला गया है कि भाई तुम अपनी आवश्यकताओं को क्या करो, कम करो, है ना। तो क्या आंसर होगा बेटा, यहाँ पे बी हो जाए। स्पिरिट ने ये नहीं बोला है टू वैल्यूएट द सिचुएशंस इंटेलिजेंटली, नहीं। टू एक्वायर मोर एंड मोर वेल्थ एंड कंफर्ट्स, ये बिल्कुल गलत है। टू बी अ मिक्सचर ऑफ वैरिड मोटिव्स, बिल्कुल गलत है। तो स्पिरिट ये बोलती है इंसान को कि तुम अपनी जरूरतों को कट डाउन करो, कट डाउन होता है रिड्यूस करना, और डिजायर्स एंड पैशंस को। पे आ जाते हैं बेटा, which of the following statements is true in the context of the passage। पहला बोल रहा है मैन शुड बी पैसिव इन हिज एटीट्यूड, गलत है। मैन शुड बी पैसिव का तो उसने बोला ही नहीं है, उसने तो बोला एक्टिव होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस मे नॉट स्टैंड इन गुड स्टैंड, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड में, एंड वाला पैराग्राफ है। Asks us not to remain slaves of old habits and ways of life. We must face the new situations with a creative mind. Every new difficulty, every new problem which confront be tackled successfully with the spirit of inventiveness. Right? ये तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस मे नॉट बोल रहा है, पॉसिबिलिटी में आंसर दे रहा है कि शायद नहीं कर सकती, जबकि ये गलत है। आंसर बेटा इसका थर्ड होगा, मैन हैज अ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में ये मैंने आपको बताया भी था, ये फर्स्ट पैसेज में बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने अंडरलाइन किया है, ये देखो। ही इज ईगर टू सेटिस्फाई हिज पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज।
तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी। बी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। पांचों पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स मैन क्रिएट्स, पहला बोल रहा है मैन क्रिएट्स मेनी नीड्स फॉर हिमसेल्फ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मैन सिक्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली राइट जो आंसर बनेगा बेटा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एज पर द पैसेज। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। मैन डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर कंफर्ट्स एंड मनी की बात नहीं कर रहा है, वो मोर एंड मोर नॉलेज की बात कर रहा है। पैसेज में उसने मोर एंड मोर पैशंस की और उसने नॉलेज की बात करी है कि मैन डिजायर रखता है नॉलेज की, और डी वाला भी हमारा आंसर गलत हो जाए, राइट। तो ये पांचवा था। आगे देख लेते हैं, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। तो मैंस इनर, हाँ इसका आंसर बेटा सी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंस इनर स्पिरिट टेल्स हिम टू बी ऑन द लुक आउट फॉर न्यूअर हायर एंड बॉन्ड्स। बोला ट्रू कौन सा नहीं है इस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के आधार पर, ट्रू कौन सा नहीं है? तो सी ट्रू कहां है? मैंस की जो इनर स्पिरिट है वो तो उसको ये बोलती है कि तुम तो अपनी डिजायर्स को कम करो, लेकिन ये क्वेश्चन, ये आंसर तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनर स्पिरिट उसको ये बोलती है कि तुम नई नई डिजायर्स को लेके आओ, नए नए न्यू और हायर बॉन्ड्स को लेके आओ। तो ऐसा तो नहीं बोलती, वो तो बोलते रिड्यूस करो अपनी जरूरतों को। ये तो उल्टा लिखा हुआ, तो ये गलत है। अब अंत पे आ जाते हैं, ये मैंने पहले ही कर दिया था, है ना। तो सीक्स मतलब जा रहा है वहां पे सर्च करना, तो अवॉइड ही जाएगा इसका, तो ए ही हो जाएगा। आठवां देख लेते हैं, इसका मैंने मीनिंग बताया था बेटा, स्ट्रांगली एनकरेज करना होता है, एग्जॉर्ट करना, तो सपोर्ट मत करना। डिमांडिंग नहीं है, क्लैरिफाइंग नहीं है, अर्जिंग है इसका राइट आंसर डी में। तो देखो, जब मैंने क्वेश्चंस के में कीवर्ड्स देखे तो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प हो रही है। तो ये एक तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने का, कि चाहे आप पहले कुछ सवाल देख लो, अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन में टाइटल पूछ रहा है ना, तो टाइटल तो आप ऐसे नहीं दे सकते ना। क्या आप इस, ऐसा हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, अभी आप पैसेज आपने पढ़ा नहीं है, नहीं दे सकते। यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ, होल पैसेज, इफ यू वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, लाइक टाइटल बेस्ड, थीम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता। व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन, मतलब कोई कैंपेन होता है, कोई मतलब कैंपेन किया होगा, जैसे प्रचार करना, है ना, प्रचार करना बोलते हैं कैंपेन को। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी कैंपेन करते हैं उम्मीदवार, ठीक है। तो कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, वो भी कैंपेनिंग होती है एक तरह से, राइट। तो कोई गोल होगा, कोई कैंपेन प्रचार हुआ होगा उसका, कोई स्मॉल स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट कोई मतलब कैंपेन की बात कर रहा है, तो एक वर्ड मिल गया हमें। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, स्मॉल पॉक्स को दूर करने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई। चौथा देख लेते हैं। 11 साल के बाद बोल रहा है कि जब इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो कैंपेन हुआ तो उसका क्या नतीजा निकला। इनफर तो कंक्लूजन इन्फ्लुएंस है, ऐसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, in May 1966, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. The goal was, यहाँ पे बोल रहा बेटा, the goal was to eradicate the disease in 1 decade. आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इन 1 डिकेड। क्या गोल बता रहा है, गोल का क्वेश्चन पूछा उसने। द गोल वाज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 डिकेड। 1 डिकेड मतलब एक दशक में उसको खत्म करना है, ठीक है। डिकेड होता है बेटा 10 सालों का। क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? टू डिक्रीज द स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स। ये बनेगा आंसर, बी इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि उसने पैसेज में डिकेड का यूज किया है, राइट। देखो बेटा, देख सकते हो आप क्या हो रहा है पैसेज में, इन 1 डिकेड। गोल वाज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 डिकेड। यहाँ पे डिकेड यूज कर रहा है और वहां पे डिकेड का ऑल्टरनेट 10 ईयर्स यूज कर रहा है, तो आंसर हमें मिल गया। Because similar projects for malaria and yellow fever had failed, few believed that smallpox could actually be eradicated. But 11 years, इसका भी क्वेश्चन, but 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. तो मतलब पैसेज में बोल रहा है कि 11 साल के बाद फिर कोई भी केस जो है रिपोर्ट नहीं किया गया, कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। देख लेते हैं सवाल, क्वेश्चन क्या है, थर्ड है, नहीं थर्ड नहीं है, टाइटल है, है। टाइटल की भी थोड़ी बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ये टाइटल मतलब क्या हो सकता है, बी होगा, द रेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक कैंपेन किया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, ये तो रणनीति में आएगा आगे।
कि भाई उन्होंने वैक्सीनेशन करी गांव को, जहाँ पे केस मिलता था उस पेशेंट को, जैसे कोरोना में हमने देखा उसको अलग कर देते थे, किसी विलेज में, गांव में, एरिया में, कस्बे में कोई केस मिल रहा था उस पूरे एरिया को वैक्सीनेट करते थे, सील कर देते थे। ये तो फिर स्ट्रेटेजी में आएगा ना, है ना। तो इसका टाइटल तो यही बनेगा, द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब तक हम ये पढ़ते जा रहे हैं उसी को रिमूव करने के लिए तो ये कैंपेन किया गया WHO के द्वारा, राइट। तो बोला द स्ट्रेटेजी वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन बट आल्सो टू आइसोलेट पेशेंट्स विद एक्टिव स्मॉलपॉक्स इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज एंड टू ब्रेक द ह्यूमन ट्रांसमिशन। देखो मैंने बता दी, ये रणनीति में आएगी सारी बातें। Rewards for reporting smallpox assisted in motivating the public to aid health workers. One by one, each smallpox victim was sought out, removed from contact with others, and treated. At the same time, the entire village where the victim had lived was vaccinated. आगे लास्ट में बोल रहा है टुडे ये इन्फ्रेंस निकाल रहा है, कंक्लूजन आ रहा है एंड में। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए कोई भय, कोई खतरा नहीं बचा रहा है आज की डेट में। और बोल रहा है रूटीन वैक्सीनेशन को भी वर्ल्ड वाइडली स्टॉप कर दिया गया। तो जो इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है वो इससे निकलेगा। इट कैन बी इन्फर्ड दैट, राइट। बोला इट कैन बी इन्फर्ड होता है बेटा, बेसिकली इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। इसका मतलब होता है वर्ड का कंक्लूजन क्या निकला। सो नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, यही तो निकला कंक्लूजन। अरे भाई साफ साफ तो लिखा हुआ पैसेज में, साफ लिखा है उसने कि टुडे ये कोई ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं रहा है। और आजकल जो है ये वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीनेशन को भी अब रोक दिया गया है। अगर मान लो इंडिया में अब कोरोना नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे वैक्सीनेशन भी बंद हो गई है, तो इसका मतलब अब कोई खतरा नहीं है, कोई केस नहीं आ रहे हैं, या बड़े कम केसेस आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट न के बराबर। तो ये तो नहीं आएगा ना मलेरिया एंड येलो फीवर, ये तो इन्फ्लुएंस नहीं है। स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट द डिजीज, ये भी बिल्कुल गलत है। और स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये तो कंक्लूजन नहीं बना ना इसका। पैसेज का राइट कंक्लूजन है कि एंड में जो बता रहा है कि आज की डेट में इसका कोई भी मानवता के लिए कोई खतरा नहीं रहा है, ये इसका इन्फ्लुएंस बना। चौथा सवाल है 11 ईयर्स वाला, ये है वो क्वेश्चन जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है जी। 11 years after the initial organization of the campaign, ये आएगा no cases were reported in the field। 11 साल के बाद उन्होंने यही पाया बेटा, ये भी साफ साफ लिखा हुआ पैसेज में, आप पकड़ सकते हो इन चीजों को, ठीक है। इन चीजों को नो केसेस वर, देखो लिखा मैंने अंडरलाइन किया पूरा। 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field। इस क्षेत्र में बोला, इस फील्ड में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया, राइट। ये हो गया हमारा, एक क्वेश्चन बच गया शायद, हाँ ये तो हो गया, दूसरा पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा रह गया। हाँ और सवाल बचता है पूरा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज, अच्छा स्ट्रेटजी पूछ रहा है, रणनीति पूछ रहा है, स्ट्रेटजी यूज टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स के स्प्रेड को कम करने के लिए, एलिमिनेट खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या रणनीति अपनाई WHO ने। तो आंसर जब आप उठाते हो बेटा, आंसर आपने वो उठाना है जिसमें आपके सारे कीवर्ड्स फिट बैठते हो। अब देखा जाए तो इन जनरल देखें तो इसका आंसर ए हो सकता है, ए हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ वैक्सीनेशन ही करते थे वो? क्या वो आइसोलेट नहीं करते थे? तो आंसर सब ऐसा आंसर ढूंढो जिसमें सारे कीवर्ड्स आते हो, और वो आंसर है आपका बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा बेटा कि नहीं? आइसोलेशन ऑफ विक्टिम एंड मास वैक्सीनेशन, राइट। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका सी ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आंसर वो ढूंढना है बेटा जिसमें आपके सारे कीवर्ड्स आते हो। तो ए भी हो सकता है बट उसमें आइसोलेशन वाला पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर अगर मैं सिर्फ ए ही करता हूं तो इसमें आइसोलेशन वाला पॉइंट मिस हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम एंड मास वैक्सीनेशन, क्योंकि ये सारे पॉइंट स्ट्रेटेजी में उसने बताए हैं। आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को जिससे कि ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस आई थिंक हमने कर लिए। पहले का आंसर बी बनेगा, सेकंड का आंसर बी बनेगा, थर्ड का आंसर सी बनेगा, आंसर बी बनेगा, आंसर हमारा ए बनेगा, राइट। ये मैंने आपको 2 पैसेज भी करवा दिए, बस आपको स्ट्रेटेजी बता दी कैसे आपने क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। अगर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के माध्यम से थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ रीड करते हो। ये एक ट्रैक होता है, सिर्फ मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया, एक मेथड बता दिया कि कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करना है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग, 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 और रीडिंग से ही आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बिल्ड होगी। जिस दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़गी, सामने लिखा हुआ टेक्स्ट का जिस्ट निकालना आपको आ गया, तो कॉम्प्रिहेंशन फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बोलते भी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर, और ये मोस्टली हर एग्जाम का सवाल रहता है, तो आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ बेटा
न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ो, अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करो, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ठीक है जी, तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।